हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का 7वां और अंतिम अध्याय वैश्वीकरण, जिसका प्रथम भाग समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक का ये अंतिम अध्याय है नए सिलेबस के अनुसार। इसमें हम अध्ययन करेंगे वैश्वीकरण के बारे में विस्तार से। और आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही तरह के यूजफुल वीडियो है वो डालते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये अध्याय वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो परिभाषा क्या है? विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में अपना विकास करने के लिए अगर उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं और बस वे सब क्या एक हो जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। विश्व में जितने भी देश हैं वो अपने किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए अगर एक जगह हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं, तो वह सभी क्या करेंगे, एक एक हो जाते हैं किसी क्षेत्र में। तो उसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व के सभी देश अपना अपना विकास करने के लिए एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। ये होने की प्रक्रिया भी क्या होती है? वैश्वीकरण कहलाती है। एक होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। ये परिभाषा है वैश्वीकरण की अलग अलग। अभी उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है कोई भी देश ऐसे नियंत्रणों को हटा लेता है या ढील देता है उसमें, जिससे उसका क्या आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इसमें होता क्या है, एक देश है वो दूसरे देश के साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाता है, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना और देश के वैश्विक बाजार का विस्तार करना। देश में जो वैश्विक बाजार है उसकी सीमा का विस्तार करना। पूंजी और साधन संपन्न देश, जिन राष्ट्रों के पास पूंजी और साधन संपन्न हैं, वो गरीब राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जिनसे उन गरीब राष्ट्रों की भी आर्थिक स्थिति में क्या होता है? सुधार होता है। ये सभी क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। सीधा सीधा मतलब कुछ अपने नियंत्रणों में इस तरीके से ढील दे देना या छूट दे देना जिससे आर्थिक विकास है वो बढ़ सके। क्या हो सकता है? आर्थिक सुधार है वो हो, आर्थिक विकास है वो हो। ये ही नीति क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। और इसमें जब एक देश एक दूसरे के साथ सहयोग करे या एक हो जाते हैं किसी क्षेत्र में, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। आगे है वैश्वीकरण के कई आधार होते हैं। अब आधार कौन कौन से? शिक्षा के क्षेत्र में वैश्वीकरण, व्यवसाय के आधार पर, चिकित्सा के आधार पे, कृषि के आधार पे और टेक्नोलॉजी के आधार पर। वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी देश के लोग, कोई भी देश, किसी भी देश के कोई लोग, व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाकर क्या कर सकता है? व्यवसाय कर सकता है। वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता है, वहां से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, दवाइयां बनाकर उनकी बिक्री कर सकता है, टेक्नोलॉजी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही अनेकों क्षेत्र में कार्य कर सकता है। वैश्वीकरण में अनेक देशों के बीच, वैश्वीकरण में क्या होता है? अनेक देशों के बीच विचारों की, संस्कृतियों की, पूंजी और ऊर्जा संसाधन जैसे श्रम आदि का बिना रुकावट प्रवाह होता है, अर्थात मुक्त प्रवाह होता है, जिसे हम फ्री फ्लो कहते हैं। वैश्वीकरण के अंदर अनेक देश हैं, उनके बीच विचारों की, संस्कृतियों की, पूंजी या संसाधनों का प्रवाह होता है, जिसमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं होती है। उसे ही क्या कहते हैं? हम फ्री फ्लो कहते हैं या मुक्त प्रवाह कहते हैं। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं तथा यह एक बहुआयामी अवधारणा है। भूमंडलीकरण कहते हैं और भूमंडलीकरण है ये बहुआयामी अवधारणा यानी कठिन अवधारणा है, क्योंकि इसमें क्या होता है? संस्कृति, राजनीति और आर्थिक विकास की घटना होती है। भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है? भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें दुनिया भर के जितने भी देश हैं, देश और संस्थाओं के बीच आर्थिक
सांस्कृतिक और राजनीतिक के साथ तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तकनीकी जो संबंध है उनमें क्या किया जाता है, संबंध को बढ़ाने में प्रयास किया जाता है, वो ही क्या कहलाती है, भूमंडलीकरण कहलाती है। तो भूमंडलीकरण में क्या हुआ, एक अवधारणा जिसमें संस्कृति, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं के साथ साथ तकनीकी संबंध है उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है, उसे ही भूमंडलीकरण कहते हैं। आगे है वैश्वीकरण के फायदे क्या है, लाभ क्या है। देखो इसके क्या क्या लाभ हैं। अलग अलग देशों की वस्तु अब भारतीय बाजार में मिलती है। भारतीय जो बाजार है उसमें अलग अलग देशों की वस्तुएं, उत्पाद आपको देखने को मिल सकते हैं, वो मिलते हैं। युवाओं को कई प्रकार के रोजगार मिलते हैं। युवा जो लोग हैं उनको कई प्रकार के रोजगार है वो उपलब्ध होते हैं, क्योंकि एक देश से दूसरे देश की जो वस्तुएं आयात होती है या निर्यात होती है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, पूंजी है उसका पूंजी बढ़ती है जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है। पूरी दुनिया का सामान एक ही बाजार में मिलता है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग कोने में जिस तरीके के उत्पाद तैयार हो रहे हैं या वस्तुएं बन रही है वो सभी एक देश में एक ही बाजार में मिल सकती है। विकासशील देशों को विकसित देश बनने का अवसर मिलता है। जो देश विकासशील है जैसे भारत है, चीन, इस प्रकार के जो विकासशील देश हैं वैश्वीकरण के कारण उनको विकसित देश बनने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। आगे है तकनीकी व शिक्षा का आदान प्रदान होता है। जब वैश्वीकरण तकनीकी आधार पे या शिक्षा आधार पे होता है तो एक देश से दूसरे देश में तकनीकी शिक्षा लेने के लिए वहाँ एक एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाते हैं, जिसमें उस वहाँ की शिक्षा है उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। एक देश को दूसरे देश की सभ्यता संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार होता है, शिक्षा है, तकनीकी या चिकित्सा, इन सब को लेकर जब एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में आवाजाही करता है तो उसमें वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, इन सबको जानने का मौका मिलता है। शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आती है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आती है। श्रेणी की शिक्षा है वो ग्रहण करके जब एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति जाते आते हैं उसे क्या वहाँ की जो चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र उसमें क्या क्रांति आती है, बदलाव आता है। व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होती है। अब है वैश्वीकरण की विशेषताएं, लाभ और विशेषताएं एक जैसे ही है। वैश्वीकरण से देशों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ता है। वैश्वीकरण से क्या होता है, जो देश होते हैं उनके बीच में क्या आपस में जुड़ाव बढ़ता है, आपसी जुड़ाव बढ़ता है। शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आती है। मुक्त व्यापार वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। मुक्त व्यापार है वो वैश्वीकरण की क्या है, प्रमुख विशेषता है, जिसके अंदर व्यापार से यानी कुछ नियंत्रण या कुछ नियंत्रण में कुछ ढील दी जाती है, छूट दी जाती है, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति है वो उसका विकास हो सके व्यापार के क्षेत्र में। तो मुक्त व्यापार है वो इसकी मुख्य विशेषता है। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारी जैसी HIV, एड्स, एंथ्रेक्स, इन सभी मामलों में वैश्विक सहयोग वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो सका। यानी विभिन्न आर्थिक घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे मंदी या तेजी, इसके अलावा कुछ महामारियां जैसे HIV, एड्स, एंथ्रेक्स, ये जो मामले हैं इनको वैश्विक स्तर पर सहयोग के द्वारा इनसे निपटा जाता है और इसी सहयोग के कारण इन पे हम काबू पा सकते हैं और ये सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया। आगे है व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलती है, व्यवसाय बढ़ता ही है। इसके अलावा एक देश को दूसरे देश के अनेकों नए नए क्षेत्रों में और नई नई जानकारी हासिल करने का मौका मिलता है। एक देश से दूसरे देश के अनेक क्षेत्रों में नई नई जानकारी है वो हासिल करते हैं।
वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण क्या है? वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रौद्योगिकी का विकास। सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण हो गया? प्रौद्योगिकी, औद्योगिक क्षेत्र है उसमें विकास होना। टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर, इंटरनेट के आविष्कार से विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति में क्रांति आई है, तेजी आई है। इस तरीके से वैश्वीकरण है वो सूचनाओं के आदान प्रदान में इन संसाधनों के द्वारा बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है वो देखने को मिले हैं। प्रौद्योगिकी एक विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के कारण आज पूरी दुनिया का एक वैश्विक ग्राम बन गया है। प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी मतलब आपस में जुड़ाव है वो इस तरीके से हो गया है कि आज के दिन पूरी दुनिया एक विश्व ग्राम बन गया है, एक छोटे से गांव की तरह बन गया है, जिससे सूचनाओं को हम इतनी जल्दी एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ये सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है, जिसमें इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह की जो सुविधाएं हैं उनके कारण आपसी जुड़ाव है वो बढ़ गया है। प्रौद्योगिकी का असर हमारे सोचने के तरीकों पर भी पड़ा है। विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग, उसके कारण हमारे खुद की सोचने के तरीके उनमें भी प्रभाव पड़ा है और विभिन्न देशों के लोग अब ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनके बीच में आपस में कोई न कोई जुड़ाव है वो हुआ है। आज हम महसूस करते हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से पर भी पड़ता है। आज हम ये महसूस कर सकते हैं कि विश्व के किसी भी कोने में या एक हिस्से पे जो घटना घट रही है उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ रहा है, दूसरे हिस्सों में भी पड़ रहा है। आगे है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव है वो क्या है? वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है? राज्य की खुद की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, उसमें कमी आई है। राज्य अब कुछ ही कार्य मुख्य कार्य तक ही अपने को सीमित रखता है। राज्य क्या है? अब कुछ प्रमुख कार्य, मुख्य कार्य उन तक ही अपने आप को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में और नागरिकों की सुरक्षा करने में। अब राज्य है वो उसकी क्षमता में कमी क्यों आई है? क्योंकि राज्य अब कुछ प्रमुख कार्य तक ही सीमित रह गया और वो प्रमुख कार्य कौन से हैं? कानून की व्यवस्था करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और साथ में ही नागरिकों की सुरक्षा करना जैसे कार्य ही कर रहा है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियां फैल चुकी है तथा उनकी भूमिका लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रही है। पूरा जो विश्व है, वर्ल्ड है, उसमें बहुराष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां अब फैल चुकी है और उनकी भूमिका हर क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से राज्य अब पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। प्रौद्योगिकी को अपनाने से राज्य पहले की तुलना में अब ज्यादा मजबूत हो गए हैं। प्रौद्योगिकी के दम पर राज्य अपने लोगों के बारे में सूचना जुटा सकता है और उन सूचनाओं के आधार पर अच्छे से कार्य कर सकता है। राज्य क्या है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने राज्य में जितने भी लोग हैं उनकी सूचनाओं को, उनके डाटाओं को आसानी से एकत्रित कर सकता है और उन सूचनाओं के आधार पे वो अच्छे से कार्य कर सकता है, अच्छी नीतियां बनाए जिससे किस तरीके से सुधार हो आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, इस तरीके से कार्य कर सकता है। वैश्वीकरण ने संचार क्रांति ला दी। वैश्वीकरण ने संचार के माध्यम में क्रांति ला दी तथा राज्य संचार के माध्यम से अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा करता है। कोई भी राज्य है वो संचार प्रणाली के माध्यम से अपने राज्य की जितनी भी सूचनाएं हैं उनको जल्दी से इकट्ठा कर सकता है तथा राज्य की व्यवस्थाओं को सही और प्रभावी तरीके से बनाए रखने में कामयाब रहता है। राज्य की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको सही तरीके से वो कर सकता है, प्रभावी तरीके से कर सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण में संचार प्रणाली है वो तेजी से बढ़ी है और इससे सूचनाओं को एकत्रित करने में आसानी होती है। तो इस तरीके से
जो व्यवस्थाएं हैं उसको प्रभावी बनाए रखने में कामयाब रहती है राज्य सरकार। आगे है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, इसके पॉजिटिव इफेक्ट है। सकारात्मक प्रभाव क्या है? वस्तु तथा सेवा का प्रवाह होता है, वस्तु और सेवाओं का बिना रुकावट के प्रवाह। तकनीकी और शिक्षा का आदान प्रदान होता है। जीवन शैली में परिवर्तन आता है, अपनी जीवन शैली में आवश्यक रूप से परिवर्तन आएगा वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि तकनीकी, शिक्षा, चिकित्सा इन क्षेत्रों में व्यापार वगैरह इनके बढ़ने से जीवन शैली में आवश्यक रूप से क्या आएगा? सुधार होगा, परिवर्तन आएगा। विश्व के लोगों का आपसी जुड़ाव बढ़ता है, जुड़ाव होता है वैश्वीकरण के कारण। और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो देखो, इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों हैं। सकारात्मक प्रभाव हमने पढ़े और नकारात्मक प्रभाव क्या है? पश्चिमी संस्कृति का फैलाव से स्वयं की संस्कृति का पतन हो गया। वैश्वीकरण के कारण वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी जो संस्कृति है उसका फैलाव हुआ है, और उस फैलाव के कारण अपनी जो स्वयं की परंपरागत संस्कृति है उसका धीरे धीरे पतन हो रहा है। धीरे धीरे लोग उसको भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। लघु कुटीर उद्योग कमजोर पड़ गए। जब वैश्वीकरण के कारण जब बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो स्थापित हो गई है हर क्षेत्र में, जिसके कारण छोटे और लघु कुटीर उद्योग है उनमें कमजोर हो गए हैं, मतलब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पूंजीपतियों का दबदबा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित करने वाले पूंजीपति लोग हैं उनका ही दबदबा होता है, क्योंकि छोटे उद्योग धंधे वो लगभग समाप्ति होते जा रहे हैं। अमीर लोग अमीर हो गए तथा गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। जब छोटे धंधे हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका प्रभुत्व बढ़ रहा है, जिससे पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग पहले से गरीब थे अब वो उनके और धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? गरीब होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण के कारण अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रभाव है वो किस तरीके से परिवर्तन हुए कि वैश्वीकरण के कारण अलग अलग जो देश हैं उनकी वस्तुओं का व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई। व्यापार बढ़ा है, वस्तुएं एक दूसरे देश में आयात निर्यात के कारण वहां के व्यापार में वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, व्यापार संगठन, ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनओ की जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक, व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाने लगा। अब ये बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण होने लगा है। इन संस्थाओं में ताकतवर देशों का दबदबा है, और ये जो संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं, इनमें ताकतवर लोग हैं उनका दबदबा होता है। वैश्वीकरण से लोगों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश में लोगों की आवाजाही में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, तेजी हुई है। एक देश के लोग दूसरे देश में रोजगार कर रहे हैं, एक देश के लोग दूसरे देश में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। विश्व में वस्तुओं व पूंजी का प्रवाह जितना बढ़ा है, अब ये देखो, विश्व में जितना प्रवाह पूंजी का हुआ है उतना प्रवाह है वो लोगों की आवाजाही का नहीं बढ़ सका। जितना प्रवाह है पूंजी का, जितना आदान प्रदान हुआ है उतना आदान प्रदान है वो लोगों की आवाजाही का नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जो विकसित देश हैं उनकी आवाजाही को वीजा नीति से नियंत्रित किया जाता है। जो विकसित देश हैं वो उन देशों में आने जाने के लिए एक नीति बनी जिसको वीजा नीति कहते हैं। बिना वीजा के हम उस देश में आवाजाही नहीं कर सकते, और इस वीजा नीति के द्वारा इस आवाजाही को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि वैश्वीकरण में लोगों की आवाजाही में तेजी तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितना पूंजी का आवागमन हुआ है, प्रवाह हुआ है, इतना लोगों का प्रवाह नहीं हुआ है। लोगों की आवाजाही उतनी नहीं हुई है, क्योंकि विकसित देश अपने देश के लिए वीजा नीति का इस्तेमाल करते हैं। वैश्वीकरण से लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। वैश्वीकरण के कारण लोगों की आर्थिक समृद्धि वो बढ़ती है, और खुलेपन के कारण अधिक लोगों की खुशहाली
बढ़ती है। वैश्वीकरण के कारण मुक्त व्यापार होता है, खुलेपन के कारण लोगों की खुशहाली में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि है वो आती है, आर्थिक स्थिति बढ़ती है, मजबूत होती है। आर्थिक वैश्वीकरण से विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण हो रहा है। गरीब देशों को इससे सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण से विश्व में पुनः उपनिवेशीकरण की भावना, उपनिवेशीकरण है उसका विकास हो रहा है, जिससे गरीब देश है उसका सर्वाधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो पूंजीपति या विकसित देश है उनका दबदबा है वो बढ़ रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं। मुक्त व्यापार अपना अस्तित्व में आ गया। मुक्त व्यापार है वो अस्तित्व में आ गया। आर्थिक वैश्वीकरण से एक बड़े तबके को तो फायदा होगा। आर्थिक वैश्वीकरण से एक बड़ा जो समूह है, एक तबका, उसको तो फायदा होगा, लेकिन जन कल्याण, जनता के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई आदि के लिए सरकार पर निर्भर लोग बदहाल हो जाएंगे। एक बड़े तबके को आर्थिक वैश्वीकरण से, व्यापार से फायदा होगा, लेकिन जन कल्याण की योजनाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई से संबंधित जो लोग सरकार पे निर्भर थे, उनको क्या हो जाएंगे, उनके हालात बदहाल हो जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारें हैं वो वैश्वीकरण के कारण अपने कुछ प्रमुख कार्य ही कर रहे हैं, जैसे कानून और व्यवस्था का निर्माण या जनता की सुरक्षा के इस तरीके से के ही कार्य कर रहे हैं। तो जन कल्याण की जो भी योजनाएं हैं उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो वैश्वीकरण का भाग प्रथम वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। और आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।